दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक व्रत के बारे में पढ़ेंगे और उसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे कि क्या थ्योरी है, और फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, लगे रहना, मेहनत करना और निराश होकर बैठना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि निराशा से ही जीवन में बुरे विचार आते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपनी एक निश्चित दिशा में लगातार धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक ना एक दिन आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। यह हमारा और आपका दोनों का विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिएगा और हमेशा आगे बढ़ना ही एक जीवन का मार्ग है। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे या रुककर बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आगे चलना ही चलना है। आइए देखते हैं व्रत सर्किल। अगर हम व्रत की परिभाषा की बात करें तो एक किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उससे कुछ दूरी पर हम जिस पॉइंट से हम चलेंगे उसी पॉइंट पर आकर हम रुक जाएं तो उससे जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। और जिस बिंदु से हम चले हैं उसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र। ये क्या बोल देंगे? इसको हम केंद्र बोलेंगे। अच्छा, अब केंद्र बिंदु से लेके और यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं क्या? त्रिज्या। और जो हम चली गई दूरी है या मार्ग हमने तय किया है उसको हम बोलेंगे क्या? व्रत की परिधि। और व्रत की परिधि को एक बिंदु या दूसरे बिंदु, मतलब कि किसी दो जगह पर जो रेखा काटती है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको जीवा कहते हैं। अच्छा, पूछा जाता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास होता है। व्यास क्या है? कि व्रत की परिधि के एक बिंदु से होकर जो रेखा केंद्र से गुजरे और वो दूसरे बिंदु कहाँ पर? व्रत की परिधि पर काटे, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्या? त्रिज्या। अगर हम इसकी त्रिज्या को आर, क्या? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और व्यास को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो त्रिज्या, और दोस्तों ये जो केंद्र बिंदु से यहाँ से जो ली गई दूरी है वो क्या रहेगी? हमारी आर रहेगी, आदि रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो त्रिज्या हो जाएगी, पहले हम व्यास की बात करें तो व्यास क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, आर और आर कितनी हो गई? ये 2r। कितना हो गई? आर और आर कितना हो गया? ये 2r। इसका मतलब क्या निकला? जो व्यास है वो त्रिज्या का कितना रहता है? दुगना होता है। अब हम इसकी बात करें परिमाप। क्या? परिमाप या परिधि। किसकी? व्रत की परिधि। तो व्रत की परिधि होती है क्या? 2 पाई आर, क्योंकि आधा ये व्रत और आधा ये व्रत, इसलिए पाई 2 पाई, क्योंकि 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कितनी हो गई? और आर हो गई त्रिज्या, 2 पाई आर। अब आता है हमारा क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो पाई है यहाँ पे एक नियतांक है। पाई का मान रहता है यहाँ पे 22/7। कितना रहता है? 22/7, या एक और हम 3.141 लिख सकते हैं इसको, पाई के मान को। अब यहाँ पे हमारा त्रिज्या हो गया। अब हम अर्धवृत्त का देखते हैं तो अर्धवृत्त में वही त्रिज्या वही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे इसकी परिधि है जो बदल जाएगी। अर्धवृत्त किसकी? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? देखो दोस्तों, क्या हो जाएगी? एक तो आधा हो गया ये पाई आर, और आर, ये आर और ए आर कितनी हो गई? +2r। ये होती है हमारी अर्धवृत्त की परिधि। हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पर कि ये आधा व्रत है तो क्या हो जाएगा? पूरे व्रत का आधा हो जाएगा, मीन्स पाई आर हो जाएगा। नहीं, लेकिन हमने इतना तो पाई आर कर लिया, लेकिन आर और आर चाहिए क्या? और
परिधि है, परिधि की परिभाषा क्या होती है, जो चारों तरफ की जो चली गई दूरी वही तो है ना, यहाँ से ये घेरता है तो इसको इतनी हो गई। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें अर्धवृत्त के, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वही हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों ये बातें ध्यान रखना जरूरी है। हम